हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल माधव कृष्णा क्लासेस के अंदर। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 10th क्लास के मैथ और साइंस के सब्जेक्ट के बारे में कि क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मैथ का सिलेबस देख लेते हैं कि मैथ में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे मेन जरूरी होता है कि अगर हमें सिलेबस अच्छे से पता होता है तो हमें पता रहती है कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है, वरना हम यही सोचते रहते हैं कि पढ़ना क्या है, हमें चैप्टरों के नाम ही ढंग से नहीं पता होते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टरों की। तो 10th क्लास के जो मैथ के चैप्टर हैं, हमारा सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर पढ़ेंगे और साथ में हम यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम के बारे में भी स्टडी करेंगे। सेकंड चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में हम चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तब उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े जाएंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, उनके टाइप्स पढ़े जाएंगे और साथ साथ पॉलिनोमियल की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और साथ में वहां पर जीरोस कैसे फाइंड करे जाते हैं, किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करना है और किस तरीके से आप डिवीजन मेथड की हेल्प से आप अपना रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हो, वो सारा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम किस तरीके से अप्लाई करी जाती है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीसरा चैप्टर जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे पेयर की हम लोग जनरली बात करते हैं तो पेयर का हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि जोड़ा, किसी भी चीज का जोड़ा, यानी कि जब दो चीजें आपस में मिलकर एक साथ कोई काम करती हैं तो उसको हम पेयर बोलते हैं। अलग अलग रहेंगी तो वो डिफरेंट ही कहलाएंगी। तो पेयर को हम लोग जोड़ा बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर हम ऐसी दो इक्वेशन, यानी कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन का एक जोड़ा लेकर चलेंगे, दो इक्वेशन लेकर चलेंगे और उस पर हम यहाँ पर काम करेंगे। चौथा चैप्टर जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाम क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो, तो उसमें किस तरीके से हम लोग इनके जो है जीरोस फाइंड करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनके रूट्स कैसे फाइंड करे जाते हैं, उसके बारे में हम 4th चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। फिर 5वां चैप्टर हमारा आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं एपी। तो एपी होता क्या है, तो उसके बारे में कि एपी हम लोग को किस तरीके से पढ़ना है, कि सीरीज कैसे बनती है एपी की, एपी को कैसे पहचाने कि वो एपी है या नहीं है। तो इन चीजों को जानने के लिए हम लोग इस चैप्टर के बारे में सारी डिटेल पढ़ेंगे और सारा का सारा यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा कि किस तरीके से हम एपी को बनाते हैं, किस तरीके से एपी बनती है और उसमें कैसे हमें पता लगता है कि ये एपी ही है या एपी नहीं है, कुछ और चीज टर्म आ रही है। तो उस सबको जानने के लिए हम लोग यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सारा एडिशन सब्सट्रैक्शन की बातें करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के हम लोग जानते हैं कि जनरली ट्रायंगल्स होता क्या है, ट्रायंगल के अंदर 3 साइडें होती हैं। कोई भी 3 साइड वाली चीज जो क्लोज सरफेस बनाती हो उसे हम लोग ट्रायंगल कह देते हैं। क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर 3 साइडें ले लिए, ऐसा नहीं है कि हमने कोई 3 साइड की चीज बना दी लाइक दिस वन, ये हमारी 3 साइडें हो गई। तो 3 साइड का मीनिंग ये नहीं है कि हमने 3 साइड बना दी और ये क्लोज तो हुई नहीं, तो ये ट्रायंगल तो कभी कहलाएगा ही नहीं। तो क्लोज होगी, 3 साइड बनाएगी, तभी जाके वो ट्रायंगल बनेगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर हम इस तरीके से, ये मैंने क्लोज करके एक 3 साइड का कोई भी एक डायग्राम बना दिया, तो इसमें देखिए ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रायंगल। लेकिन मैं इसको, जिसकी एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, इसको मैं ट्रायंगल नहीं कह सकता। तो ट्रायंगल के अंदर हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ट्रायंगल एक्चुअली में होता क्या है, ट्रायंगल के टाइप्स कितने होते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब जैसा कि हम कोऑर्डिनेट से समझते हैं, कोऑर्डिनेट एक्चुअली में होते क्या है, कोऑर्डिनेट होते हैं कि हमारे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, कार्टेशियन प्लेन अर्थात ग्राफ के ऊपर हम लोगों ने किस तरीके से अपने पॉइंटों को रिप्रेजेंट करा है। एक्स और वाई प्लेन के अंदर अपने पॉइंटों को रिप्रेजेंट करना, उन पॉइंटों को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। उनको रिप्रेजेंट करना ही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। ज्योमेट्री का मतलब होता है बेसिकली ग्राफ, कि उसको कैसे ग्राफ पे डिनोट करा जाता है। तो इसके अंदर हम डिफरेंट चीज पढ़ेंगे, जैसे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई करा जाता है, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या होता है, या फिर हम यहाँ पे ट्रायंगल फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, सेंट्रोइड कैसे निकाला जाता है, इस सब की चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर करेंगे। उसके बाद जो 8वां चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नो का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है ट्रायंगल, ऐसी एक स्ट्रक्चर, ऐसी एक रचना जो ट्रायंगल के बेस पर हो। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल के बेस पर, और ट्रायंगल भी कैसे यूज करेंगे, राइट ट्रायंगल की हम लोग यहाँ पे जनरली बात करने वाले हैं
कि राइट ट्रायंगल होगा तो ही इसमें काम हो सकता है, वरना ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली राइट ट्रायंगल पे, राइट ट्रायंगल क्या होता है हमारा 90 डिग्री के कोण को हम राइट ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है तो वो कभी भी आपका राइट ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ कर आए हैं कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई हो रहा है, तो हमें ये देखना है कि इस ट्रिग्नोमेट्री को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग एप्लीकेशन के अंदर पढ़ेंगे अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, दो चीज पढ़ेंगे कि कोई चीज मैं नीचे से खड़े होकर ऊपर देखूंगा तो मेरा एंगल कितना बनेगा, ऊपर से नीचे देखूंगा तो मेरा एंगल कितना बनेगा। तो इन सब चीजों को हम स्टडी करेंगे उनकी एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद 10th चैप्टर जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, 10th चैप्टर है हमारा सर्कल। अब सर्कल तो सभी लोग जानते हैं, बचपन से ही हम लोग टायर घुमाते आ रहे हैं। तो जो हम टायर घुमाते हैं तो वो क्या है एक्चुअली में एक सर्कल। या हम लोग क्या करते हैं कि हमने एक लंगर लिया, उसको धागे में बांध दिया, एक पत्थर लिया उसको धागे में बांधकर और उसको अपने चारों तरफ घुमा रहे हैं, उसका पूरा शक्तिमान बना के घुमाने के लिए लगे पड़े हैं। तो वो जो सर्कल जो बन रहा है उसमें ही हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हम सर्कल बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे स्टडी करेंगे कि क्या हमने जो थ्रेड हमने लिया है उसकी रेडियस एक्चुअली में क्या ली है हमने, कि जिसकी वजह से जो हमारा उसका डायमीटर बन रहा है वो कितना बन रहा है। ठीक है, सर्कल के पॉइंट्स कहाँ पे रहे, किस जगह पर हमारी स्पीड, तो उस बारे में थोड़ा सा हम सर्कल की रिलेटेड बात यहाँ करेंगे। उसके बाद 11वां चैप्टर हमारा आता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन बेसिकली हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज को बनाना। अब वो बनाएंगे कैसे, तो उस सब चीजों को देखने के लाइंस की हेल्प से हम किस तरीके से अपना जो है कोई चीज बनाएंगे, कोई ट्रायंगल बनाना है हमें या कोई सर्कल को डिजाइन करना है तो वो किस तरीके से डिजाइन होगा, किसी टेंजेंट को किसी सर्कल के ऊपर कैसे गिरा जाता है किसी एक्सटीरियर पॉइंट से, वो सारी कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। उसके बाद 12th चैप्टर जो हमारा आता है वो आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल वर्ड को जरा बड़े ध्यान से समझेंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं एरिया की। जो भी सर्कल का एरिया बनेगा, मतलब हमारी जो बात हो रही है सर्कल से रिलेट करते हुए कि एरिया की हम लोग बात करने वाले हैं, सर्कल का एरिया कि अगर उसको क्या करा कि उसको हमने एक सेक्टर फॉर्म में काट लेना है कि दिस वन एक सेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको कट कर लेते हैं तो इसका एरिया क्या बनेगा, छोटे वाले पार्ट का क्या बनेगा, बड़े वाले पार्ट का एरिया क्या बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा दो रेडियस के बीच में क्या बनता है, एक एंगल बनता है जिसको हम थीटा नाम देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मैंने सर्कल को एक प्लेन फॉर्म में काट दिया, यानी कि हमने क्या करा सर्कुलर पार्ट में काट दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेगमेंट कह के बात करते हैं, तो बड़े सेगमेंट में क्या होगा, छोटे सेगमेंट में क्या होगा, तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग किसमें फाइंड करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फिर 13th चैप्टर हमारा मेंसुरेशन, जिसके बारे में जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम कोन पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना क्यूब पढ़ेंगे, आपका सिलेंडर पढ़ेंगे और स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि बेसिकली अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो 3 डायमेंशन के बारे में सारी डिटेल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब तो 3 सभी जो लोग जानते हैं, डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें 3 साइड दिखाई देती हैं। 3 डायमेंशन का बेसिकली मतलब यानी कि जैसे आप एक कमरे को अगर आप बाहर खड़े होकर देखोगे तो वो आपको हमेशा 2 डायमेंशन ही दिखेगा, क्योंकि घर के बाहर से या तो हम उसकी लेंथ और ब्रेथ देख सकते हैं या हम उसे ब्रेथ और उसकी हाइट कहते हैं, तो 2 ही चीज हमें वहां पर दिखाई दे सकती है, कभी भी हम 3 चीजें नहीं देख सकते हैं। किसी भी चीज की 3 चीजों को 3 साइडों को देखने के लिए हमें उस चीज के अंदर एंटर करना पड़ता है, और जब हम उसके अंदर एंटर होते हैं तब जाके हमें उसकी तीनों साइड एग्जैक्टली दिखते हैं कि उसकी लेंथ क्या बन रही है, ब्रेथ क्या बन रही है और उसकी हाइट क्या बन रही है। तो ये सारी स्टडी हम करने वाले हैं मेंसुरेशन के अंदर, कि हम किसी का एरिया निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, किसी का पैरामीटर निकालना तो कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे 13 चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है एक्चुअली में, स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन के बारे में, कि कोई इंफॉर्मेशन जो हमें मिली, जैसे हमारी मार्कशीट बनती है, मार्कशीट एक इंफॉर्मेशन है कि किस सब्जेक्ट में बच्चे के कितने नंबर आए हैं। तो जिस तरीके से हमारा एक रिजल्ट तैयार करा जाता है, एक मार्कशीट हमारी तैयार करी जाती है, तो उसमें एक डेटा डाला जाता है कि साइंस में 50 नंबर आए हैं, मैथ में 40 नंबर आए, कुछ भी जो डेटा हमारा डाला जाता है वैसा ही एक डेटा हमारा किसमें मिलता है, हमें स्टैटिक में देखने को मिलता है। और इसमें हर लेवल पे हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे मान के चलिए हमें ग्राफ कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन से ग्राफ हम बनाते हैं स्टैटिक के अंदर। ठीक है, हम जो है टेलीमार्क को किस तरीके से स्टडी करते हैं, ये हालांकि टेलीमार्क का पार्ट हमारा 9th क्लास का है, लेकिन फिर भी हम इसे स्टडी करेंगे समझने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोविड के दौरान कुछ नहीं पढ़ पाया, तो उन्हें पता नहीं है टेलीमार्क एक्चुअली में होता क्या है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम टेलीमार्क को भी स्टडी करें। फिर उसके बाद में लास्ट चैप्टर जो है हमारी प्रोबेबिलिटी, जिसके ऊपर सारी दुनिया काम कर रही है। आज के समय में कोई भी काम बिना प्रोबेबिलिटी के तो होता ही नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी ना हो
तो हम कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई भी काम देख लो वो सब प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है पूरी तरीके से। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने क्या करा, आप कह रहे हो कि बारिश आज होगी। अब आपको चांसेस में तो आप बात कर रहे हो, पॉसिबिलिटी कितनी है इस बात की? 100% तो आप चांस कह नहीं सकते कि नहीं मैं तो पक्का श्योर हूँ कि आज बारिश होगी। तो जब हम श्योरिटी पे बात करते हैं, बिल्कुल 100% श्योर है ये काम होगा, तो हम श्योर इवेंट कह के उसको कह देते हैं, वो भी प्रोबेबिलिटी का पार्ट होता है, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। कोई काम होगा तो परफेक्टली हो जाएगा या नहीं होगा, दो ही बातें होती हैं, या तो होगा या नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ काम हो गया और काम नहीं भी हुआ, तो ऐसी संभावना यहाँ पर नहीं चलती। तो जो भी काम हमारी प्रिडिक्शन पे डिपेंड करती है, हमारी संभावनाओं पे काम करती है, या हमारी इमेजिनेशन पे काम करती है, वो सारी की सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये हमारा 10th क्लास का जो आप पूरा सिलेबस देख रहे हैं, इसमें तो बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई हैं, बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो डिलीट हो गए हैं, उनको स्किप भी करा जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्हें पढ़ाया भी जाएगा अलग तरीके से। ऐसा नहीं है कि हमें सारा सिलेबस हम लोग लेंगे कि चैप्टर को शुरू से स्टार्ट करा और एंड तक बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, यही नहीं बताया कि कौन सा टॉपिक डिलीट है, कौन सा टॉपिक डिलीट नहीं है। तो देखो डिलीट हो गया वो तो ठीक है, डिलीट काम हमारा इतना ही करेगा कि हम 10th क्लास के सिलेबस को कवर कर लेंगे, कभी डिलीट वाले पार्ट को हटाया, 10th क्लास का हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें नॉलेज क्या होगी फिर उसकी? क्योंकि आधा आधा पार्ट तो हम स्किप करते जा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ेंगे और बताते जाएंगे कि ये पार्ट डिलीट हो गया, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल इस बात की मिलती रहेगी। तो ये आपका है 10th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो आई होप आप लोगों को सिलेबस पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।